नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और आपके साथ मैं हूं विवेक त्रिपाठी। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। तो सबसे पहले बात नितिन नबीन की टीम में यूपी के 8 चेहरों की। ये 8 चेहरे 8 संदेश हैं। संदेश ये है कि भाजपा राष्ट्रीय संगठन के जरिए 2027 का यूपी चुनाव साध रही है। ये 8 चेहरे 2027 से पहले भाजपा का सामाजिक समीकरण है। यही वजह है इसे महज संगठन विस्तार नहीं माना जा सकता। यूपी में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले झटके के बाद पार्टी के सामने सामाजिक समीकरण को फिर से मजबूत करने की बड़ी चुनौती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्ड की काट के लिए इन चेहरों पर दांव लगाया गया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया तो सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश पर गया। राष्ट्रीय टीम में यूपी के 8 नेताओं को जगह मिली है और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। इन 8 चेहरों में स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री, रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, डॉक्टर भोला सिंह और संगीता यादव राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। वहीं अमरपाल मौर्य को भाजपा ओबीसी मोर्चा और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अगर इन 8 नामों को जातीय और सामाजिक नजरिए से देखें तो भाजपा ने एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की है। रेखा वर्मा कुर्मी समाज से आती हैं, उनको दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना खास महत्वपूर्ण है। 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें राष्ट्रीय संगठन में बनाए रखना बताता है कि भाजपा के लिए कुर्मी वोट कितना महत्वपूर्ण है। यूपी में कुर्मी मतदाता भाजपा के साथ साथ सपा, कांग्रेस, गठबंधन और बसपा की भी नजरों में है। अमरपाल मौर्य ओबीसी चेहरा है, राज्यसभा सांसद भी हैं। उनको ओबीसी मोर्चे की कमान देकर भाजपा ने पिछड़े वर्गों के बीच अपना संगठनात्मक अभियान और मजबूत करने का संकेत दिया है। मौर्य को मौर्य, शाक्य, सैनी सहित व्यापक ओबीसी सामाजिक आधार से जोड़कर देखा जाता है। 2027 के चुनाव में जिम्मेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा को अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठजोड़ की काट तलाशनी है। संगीता यादव राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं। संगीता यादव के जरिए भाजपा ने 2 निशाने साधे हैं। एक तरफ यादव समाज में पहुंच बढ़ाने की कोशिश और दूसरी तरफ महिलाओं को संगठन में प्रतिनिधित्व। यादव समाज लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार माना जाता है। ऐसे में भाजपा के लिए यादव वोट बैंक में सेंध की कोशिश राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। वो खटिक समुदाय से आते हैं। 2027 से पहले दलित प्रतिनिधित्व को राष्ट्रीय संगठन में जगह देना भाजपा के उस प्रयास का हिस्सा माना जा सकता है जिसमें पार्टी गैर जाटव दलित सामाजिक समूहों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। ब्राह्मण समाज के लिए इसे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण भाजपा का महत्वपूर्ण परंपरागत आधार रहा है, लेकिन समय समय पर इस वर्ग की नाराजगी चर्चा में रहती है। राष्ट्रीय संगठन में हरीश द्विवेदी को बड़ी भूमिका देकर पार्टी ने इस वर्ग को राजनीतिक महत्व का संकेत दिया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में बनाए रखना भाजपा के मुस्लिम आउटरीच की निरंतरता है। उन्हें पसमानदा मुस्लिमों के बीच पार्टी की पहुंच बनाने की रणनीति से जोड़ा जाता रहा है। कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान देकर भाजपा ने मुस्लिम समाज तक संगठनात्मक पहुंच का संदेश दिया है। यानी एक तरफ तारिक मंसूर को शीर्ष राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान भी यूपी के मुस्लिम नेता को दी गई। स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री बनाई गई हैं। केवल यूपी का प्रतिनिधित्व नहीं है, वो अमेठी से पूर्व सांसद और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित महिला चेहरा है। उनके जरिए भाजपा ने संगठन में महिला नेतृत्व और राष्ट्रीय राजनीतिक पहचान दोनों को जोड़ा है। अब भाजपा की यूपी टीम का सामाजिक वर्गीकरण देखिए। 3 ओबीसी, 1 ब्राह्मण,
1 दलित, 2 मुस्लिम और 1 पारसी। इस लिहाज से टीम में महिलाओं की भी उल्लेखनीय मौजूदगी है। 3 महिलाएं हैं, यानी यह टीम सिर्फ नेताओं की सूची नहीं बल्कि एक तरह के सामाजिक प्रतिनिधित्व का राजनीतिक संदेश है। और इसमें सबसे ज्यादा जोर ओबीसी पर दिखाई देता है। इसकी वजह भी साफ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की सीटें 2019 के मुकाबले 62 से घटकर 33 रह गईं। और सपा मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए नैरेटिव ने भाजपा के सामने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण की चुनौती खड़ी कर दी। नितिन नबीन की टीम को अगर 2027 के चश्मे से देखा जाए तो भाजपा की रणनीति 3 स्तर पर दिखाई देती है। पहला, ओबीसी को फिर से केंद्र में लाना। कुर्मी, मौर्य और यादव जैसे सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय संगठन में बड़ी भूमिका देना बताता है कि भाजपा पिछड़े वर्गों में अपने सामाजिक आधार को और व्यापक करना चाहती है। दूसरा, पीडीए की काट। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला भाजपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। भाजपा अब सिर्फ हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर निर्भर रहने के बजाय सामाजिक प्रतिनिधित्व के जरिए भी विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देना चाहती दिख रही है। और तीसरा, महिला और अल्पसंख्यक आउटरीच। स्मृति ईरानी, रेखा वर्मा, संगीता यादव जैसे महिला चेहरों के साथ तारिक मंसूर और बासित अली जैसे मुस्लिम नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिका देना बताता है कि भाजपा 2027 के लिए अपने सामाजिक विस्तार को केवल जातीय गणित तक सीमित नहीं रखना चाहती। लेकिन सवाल सिर्फ प्रतिनिधित्व का नहीं, असर का भी है। भाजपा के सामने असली परीक्षा यहीं शुरू होती है। राष्ट्रीय पद मिलना और उस पद के जरिए जमीन पर वोट ट्रांसफर कर पाना दोनों अलग अलग बातें हैं। मसलन यादव समाज में संगीता यादव की मौजूदगी कितनी राजनीतिक पैठ बनाती है। मौर्य, शाक्य, सैनी और दूसरे ओबीसी समूहों में अमरपाल मौर्य संगठन को कितना सक्रिय कर पाते हैं। कुर्मी समाज में रेखा वर्मा का प्रभाव कितना बढ़ता है और मुस्लिम समाज में तारिक मंसूर और बासित अली भाजपा की स्वीकार्यता कितनी बढ़ा पाते हैं। बात बची ब्राह्मण की। ब्राह्मण समाज में हरीश द्विवेदी की भूमिका पार्टी की पुरानी सामाजिक पकड़ को कितना मजबूत करती है। इन सवालों का जवाब 2027 के चुनावी मैदान में ही मिलेगा। नितिन नबीन की नई टीम में यूपी को मिली असाधारण जगह बताती है कि पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के एजेंडे में उत्तर प्रदेश कितना ऊपर है। 8 चेहरों के चयन में जाति, महिला प्रतिनिधित्व, दलित, ओबीसी और मुस्लिम आउटरीच सभी को एक साथ साधने की कोशिश दिखाई देती है। इसे महज संगठनात्मक फेरबदल मानना शायद अधूरा विश्लेषण होगा। 2027 के यूपी चुनाव से करीब 1 साल पहले भाजपा ने राष्ट्रीय संगठन में जिन सामाजिक चेहरों को आगे किया है वो पार्टी की संभावित चुनावी दिशा का संकेत भी दे रहे हैं। 2024 में भाजपा के सामने जो सामाजिक समीकरण टूटा था, 2027 से पहले उसे जोड़ने की कोशिश अब संगठन से शुरू होती दिख रही है। और इस पूरी तस्वीर का सबसे दिलचस्प पहलू यही है, भाजपा ने यूपी के लिए सिर्फ 8 नेताओं का चयन नहीं किया बल्कि 8 अलग अलग सामाजिक संदेश राष्ट्रीय मंच पर भेजे हैं। अब देखना यह है कि संदेश लखनऊ से लेकर गांव की चौपाल तक कितनी दूरी तक पहुंचते हैं। यूपी में जेनजी के आंदोलनों के बाद अब स्कूलों से उठते जेन अल्फा के सवालों ने योगी सरकार को नई तरह की चिंता में डाल दिया है। शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं और स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर लखनऊ, उन्नाव, हमीरपुर, महोबा और आजमगढ़ समेत कई जिलों में छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे हैं। लखनऊ में करीब 250 छात्राओं ने शिक्षकों और सुविधाओं की कमी को लेकर 2.5 किलोमीटर मार्च किया, जबकि आजमगढ़ में छात्रों ने शिक्षक की कमी और फीस से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन कर सिस्टम पर सवाल उठाए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनौती से निपटने के लिए सिस्टम को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सरकारी स्कूलों में कैमरों की एंट्री बंद करके मुद्दे को और भी भड़काने की कोशिश की जा रही है। जेन अल्फा के विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा फायदा यह रहा कि उनकी अपनी पढ़ाई की फिक्र सीधे शासन की निगरानी में पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों में प्रशासनिक लापरवाही और कमियों को गंभीरता से लेते हुए शिकायतों के त्वरित निस्तारण और लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को स्कूलों में जाकर बच्चों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं की वास्तविक स्थिति देखने के लिए कहा गया है। हालांकि इसी बीच आजमगढ़, अयोध्या, बलरामपुर समेत कई जिलों में बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना अनुमति बाहरी लोगों को, यूट्यूबर्स को और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को स्कूलों में प्रवेश और फोटो वीडियोग्राफी करने पर
रोक लगा दी। विभाग का तर्क है कि अनधिकृत शूटिंग से पढ़ाई प्रभावित होती है, बच्चों को सुरक्षा और शिक्षकों की गरिमा का सवाल पैदा होता है और स्कूलों की गलत छवि सोशल मीडिया पर जा सकती है। ऐसे आदेश अलग अलग जिलों से सामने आए हैं, इसलिए इसे पूरे यूपी में कैमरे पर पूर्ण प्रतिबंध कहना सही नहीं होगा। लेकिन टाइमिंग ने सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। जब जेन अल्फा स्कूल की कमियों को लेकर सड़क पर है और सोशल मीडिया उन प्रदर्शनों को घर घर पहुंचा रहा है, तब स्कूल के अंदर कैमरे की एंट्री पर सख्ती क्यों? यहां सवाल यह है कि अगर बाहर का कैमरा स्कूल में नहीं जाएगा तो सरकार का अपना निगरानी तंत्र कितना मजबूत होगा। जेन अल्फा के प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की व्यवस्था की समीक्षा की। शिक्षकों के खाली पद भरने, विद्यार्थियों की जरूरत के मुताबिक दूसरे कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इन आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए अलग नियमावली और समिति बनाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। स्कॉलरशिप को लेकर भी मुख्यमंत्री ने पात्र विद्यार्थियों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने और वंचित विद्यार्थियों के लिए पोर्टल खोलने के निर्देश भी दिए। यानी सरकार की चिंता सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे सड़क पर क्यों आए, इस बात की भी है कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई। जनजी के आंदोलनों ने पहले ही राजनीतिक दलों को बता दिया था कि नई पीढ़ी सिर्फ भाषण सुनने वाली पीढ़ी नहीं है। अब जेन अल्फा ने उस चेतावनी को स्कूल के स्तर तक पहुंचा दिया है। यह पीढ़ी अभी बड़ी संख्या में वोटर नहीं है, लेकिन डिजिटली बेहद एक्टिव है। अपनी समस्याओं को मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हैं, उसे वायरल करते हैं। ये वो वाली जनरेशन है और अपने भविष्य को लेकर मुखर पीढ़ी है। यही कारण है कि स्कूल की छोटी सी प्रशासनिक कमी भी अब राजनीतिक और शासन व्यवस्था का बड़ा सवाल बन सकती है। जेन अल्फा के आंदोलन ने योगी सरकार को एक उपयोगी लेकिन असहज आईना दिखाया है। स्कूल में टीचर नहीं है तो क्लासरूम में बच्चे करेंगे क्या? सड़क पर आएंगे। अगर भोजन खराब है तो निरीक्षण व्यवस्था कहां थी? अगर सड़क नहीं है तो स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? क्या अधिकारी बच्चों के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे? और अगर शिकायत सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही शासन हरकत में आता है तो सरकार का अपना फीडबैक सिस्टम कितना प्रभावी है, ये सवाल भी उठता है। और यही सवाल सरकार की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि कैमरा बंद किया जा सकता है, सोशल मीडिया की पोस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बच्चों के आक्रोश को नहीं। इसीलिए जेन अल्फा का प्रदर्शन योगी सरकार के लिए सिर्फ विरोध का संदेश नहीं है, यह प्रशासन को चेतावनी भी है कि नई पीढ़ी आदेश सुनने वाली नहीं, सवाल पूछने वाली पीढ़ी है। जेन अल्फा का यह आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनरेशन पारंपरिक राजनीतिक कैडर नहीं है। इनकी राजनीति पार्टी कार्यालय से नहीं बल्कि मोबाइल, सोशल मीडिया और स्कूलों के अनुभव से बन रही है। सरकार के सामने चुनौती अब सिर्फ स्कूलों की इमारत या शिक्षक उपलब्ध कराने की नहीं है। चुनौती यह भी है कि बच्चों को शिकायत के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत ना पड़े। यही वजह है योगी सरकार की युवा केंद्रित नीतियों का दायरा अब रोजगार और कौशल से आगे बढ़कर स्कूल स्तर की शिक्षा, डिजिटल दुनिया और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। जेन जी के आंदोलनों के बाद राजनीतिक दलों ने युवाओं के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाई है। अब जेन अल्फा की स्कूलों से उठती आवाज ने राजनीति को एक और संकेत दे दिया है। आज ये बच्चे वोटर नहीं है, लेकिन कुछ सालों बाद यही वर्ग चुनावी राजनीति का हिस्सा होगा। उससे भी पहले ये अपने परिवार, सोशल मीडिया और स्थानीय माहौल पर प्रभाव डालने वाला वर्ग है। इसीलिए 2027 के यूपी चुनाव से पहले युवा राजनीति का मामला सिर्फ बेरोजगारी और नौकरी तक नहीं रह गया है। अब सवाल स्कूल से शुरू हो रहा है। शिक्षक कहां है? स्कूल में सुविधा क्यों नहीं है? शिकायतें कौन सुनेगा? और अगर बच्चा सवाल पूछे तो उसकी आवाज कितनी दूर तक पहुंचेगी? जेन जी ने सत्ता से रोजगार और अवसर का हिसाब मांगना शुरू किया था। जेन अल्फा ने उससे पहले ही स्कूल की व्यवस्था का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। योगी सरकार के लिए यही सबसे बड़ा संकेत है। नई पीढ़ी को सिर्फ योजना नहीं चाहिए, उसे अपनी बात सुने जाने का भरोसा भी चाहिए। और 2027 से पहले यूपी की राजनीति में यही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकारों की अहमियत अब युवाओं को सिर्फ रोजगार देने के वादे से नहीं,
बल्कि उनकी शिकायत कितनी जल्दी सुनी जा रही है इससे भी आंकी जाएगी। अब बात यूपी पुलिस के हाफ इनकाउंटर की। इससे पहले दो छोटे से किस्से। एक थे राजा दशरथ, शिकार कर रहे थे, नदी किनारे एक आवाज सुनी, घड़े में पानी भरने की, और शब्द बेदी बाण चला दिया। निशाना लगा माता पिता को कंधों पर तीर्थ ले जा रहे श्रवण कुमार को। दूसरे थे पृथ्वीराज चौहान, गर्म सलाखों से आंखें फोड़ दी गई थी, दिखना बंद हो चुका था, लेकिन कवि मित्र चंदर बरदाई के संकेत पर बाण चलाया और कहानी के मुताबिक मोहम्मद गौरी का वध कर दिया। तीसरा किस्सा है आधुनिक दौर का यूपी पुलिस का। रात के अंधेरे में असलहा लोड करने की आवाज सुनकर दरोगा जी ने गोली चलाई, एक के बाद एक 2 गोलियां, और दोनों गोलियां निशाने पर यानी आरोपी के घुटनों पर लगी। राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान के निशाने कभी सवालों के घेरे में नहीं आए, लेकिन यूपी की अदालत ने दरोगा जी के अचूक निशाने को कटघरे में खड़ा कर दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई को दरोगा जी के निशानेबाजी की अचूक क्षमता की जांच के लिए कह डाला। यह कहानी है श्रावस्ती के इकौना थाना की। 9 मई 2025 को 7 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में शफीक और 2 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया था। शफीक को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। 12 मई 2025 की रात उस घटना के एक आरोपी छुटकऊ उर्फ अलाउद्दीन से पुलिस का आमना सामना हो गया। इकौना थाना के प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे हाफ इनकाउंटर में छुटकऊ को गिरफ्तार दिखाते हैं। छुटकऊ के दोनों पैरों में गोली लगी थी। हाफ इनकाउंटर में पुलिस की कहानी की धज्जियां उड़ती हैं 2.25 साल बाद, अभी 2 दिन पहले। छुटकऊ उर्फ अलाउद्दीन यह मामला हाईकोर्ट ले जाता है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ जब पुलिस की एफआईआर देखती है तो हैरान रह जाती है। हाफ इनकाउंटर के मामले में जो फर्द लिखी गई उसमें पुलिस का दावा था कि आरोपी छुटकऊ की सूचना मिलने पर 13 पुलिसकर्मी एक सरकारी वाहन से मौके पर गए। बाद में 10 सदस्यीय स्वाट टीम भी वहां पहुंची। पुलिस कर्मियों की संख्या 23 हो गई, जबकि वाहन एक ही था। फर्द में लिखा गया कि 23 सदस्यीय पुलिस टीम पर आरोपी ने फायरिंग की। थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे ने हथियार लोड किए जाने की आवाज सुनी। इसके बाद उन्हें आत्मरक्षा में 9mm की सर्विस पिस्टल से 2 गोलियां चलाई जो अलाउद्दीन के पैरों में लगी। अब कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए, पूछा कि इतने सारे असलाहाधारी पुलिसकर्मी ई रिक्शा पर अलाउद्दीन सवार था उस समय, व्यक्ति को रोकने में कैसे असफल रहे। कोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने दरोगा जी के शब्द बेदी निशाने पर सवाल खड़े करते हुए सीबीआई से थाना प्रभारी की निशानेबाजी क्षमता की जांच करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह देखा जाए कि क्या थाना प्रभारी रात में करीब 15 मीटर की दूरी से केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर सटीक निशाना लगा सकते हैं, क्योंकि फर्द में यही सब लिखा था कि 15 मीटर की दूरी से उन्होंने गोली चलाई। अदालत का यह सवाल पैर में 2 गोलियां लगने का नहीं है, सवाल उस पूरी कहानी का है जिसमें पुलिस खुद ही फंसी है। यह इनकाउंटर था या स्क्रिप्ट? यही वो सवाल है जो अदालतों की टिप्पणियों के बाद और बड़ा हो जाता है। पुलिस के सामने अपराधी से निपटने की चुनौती होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिसकर्मियों की जान भी खतरे में पड़ती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कार्रवाई और मनमानी के बीच एक महीन लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर होता है। इनकाउंटर में गोली चलना अपने आप में सवाल नहीं है। सवाल तब उठता है जब हर कहानी का क्लाइमैक्स लगभग एक जैसा दिखाई देने लगे। आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, गोली आरोपी के पैर में लगी, कभी कभी पुलिस वालों के भी हाथ या कंधे को छूते हुए निकल गई। आरोपी गिरफ्तार, असलाहा बरामद, फिर मीडिया को बाइट और अगले दिन एक और इनकाउंटर। यानी यूपी पुलिस के पास सिर्फ इनकाउंटर का अनुभव नहीं, निशानेबाजी की ऐसी विशेषज्ञता भी है जिसे शायद ओलंपिक टीम को भी उधार दिया जा सकता है। खैर, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन मामला गंभीर है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना पुलिस विरोध नहीं है, बल्कि यह पुलिस व्यवस्था को और विश्वसनीय बनाने की कोशिश है। अगर पुलिस का दावा सही है तो जांच से वो और मजबूत होकर निकल सकती है, और अगर कहीं कहानी में झोल है तो जांच उसे सामने ला सकती है। लेकिन अगर हर सवाल का जवाब यही हो कि आरोपी ने पुलिस पर फायर किया था, तो फिर अदालतों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि कानून का काम सिर्फ अपराधी को पकड़ना नहीं है, कानून यह भी देखता है
कि अपराधी को पकड़ने वाले ने कानून का पालन किया या नहीं। और शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी को सिर्फ एक मामले की टिप्पणी मानकर आगे बढ़ जाना आसान नहीं होगा। यह उस धारणा पर भी सवाल है जिसमें पुलिसिया कार्रवाई की हर कहानी को बिना सवाल स्वीकार करने की उम्मीद की जाती है। राजा दशरथ ने आवाज सुनी और बाण चला दिया, लेकिन कहानी का दुखद अंत हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने संकेत सुना और बाण चलाया, वो कहानी उनकी वीरता में बदल गई। यूपी पुलिस आवाज सुनती है और गोली चलाती है, वो गोली आरोपियों के पैर पे लगती है। इसे कभी त्रासदी कहा गया तो कभी बहादुरी। अब आधुनिक लोकतंत्र में सवाल यह है कि पुलिस की इस अचूक कला को क्या कहा जाए, एनकाउंटर या आत्मरक्षा, कानून व्यवस्था की कार्रवाई, या फिर अदालत की निगाहों में एक ऐसा मामला जिसमें कहानी से ज्यादा जरूरी है कहानी के पीछे का सच। क्योंकि लोकतंत्र में गोली की आवाज से ज्यादा महत्वपूर्ण वो सवाल है जो उसके बाद उठता है। गोली चली तो क्यों चली, किसने चलाई, क्या सचमुच खतरा था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या गोली का निशाना सच में पैर था या कहानी पहले से तय थी। अब बात पुलिस अफसरों के हालिया तबादलों की। आप कितने भी बेहतर और काबिल इंसान क्यों ना हो, लेकिन मिजाज यानी टेम्परामेंट पर कंट्रोल नहीं है तो अलग थलग पड़ ही जाएंगे, नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जैसे मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे, सुल्तानपुर की एसपी चारू निगम, दोनों की कप्तानी चली गई। जबकि दूसरी तरफ विकास चंद्र त्रिपाठी जैसे कूल अफसर जो पहली बार किसी जिले की पुलिस के मुखिया बनाए गए हैं, उन्हें संभल जैसे बेहद संवेदनशील जिले की कमान सौंप दी गई। संदेश साफ है, टेम्परामेंट गड़बड़ है तो सरकार की नाराजगी तय है। यूपी पुलिस के 9 आईपीएस अफसरों के बीते दिनों तबादले हुए। 7 जिलों के एसपी एसएसपी बदल गए और इन तबादलों में सबसे ज्यादा चर्चा मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे की हो रही है। बीते दिनों पुलिस वैन में घुसकर मारपीट करने का उनका वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस महकमे के बड़े अफसरों ने इसे बहादुरी और मौके पर कार्रवाई के तौर पर देखा, लेकिन सरकार की टॉप लीडरशिप में उनके इस अंदाज को पसंद नहीं किया गया। नतीजा सामने है। अविनाश पांडे एक शानदार आईपीएस अफसर हैं, ईमानदार हैं, बोल्ड हैं, लेकिन टेम्परामेंट के चलते उनकी कप्तानी चली गई, मुख्यालय से अटैच कर दिए गए। मतलब संदेश साफ है, पुलिसिंग में बहादुरी जरूरी है, लेकिन सरकार की नजर में बहादुरी का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अविनाश पांडे का मामला ऐसा ही है। जिस घटना को पुलिस के भीतर कुछ लोग एक अफसर की दबंग कार्यशैली मान रहे थे, वही कार्यशैली आखिरकार उनकी कप्तानी की राह में बाधा बन गई। ट्रांसफर लिस्ट में कप्तानी की कुर्सी खोने वाली दूसरी आईपीएस अफसर है चारू निगम। सुल्तानपुर की एसपी थी। चारू निगम को भी कप्तानी से हटाकर यूपी 112 भेजा गया है। उनकी कार्यशैली पहले भी चर्चा में रही है। बीते दिनों मीडिया बाइट देने के दौरान फोन पर बात कर रहे पीआरओ को डांटने का उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। सुल्तानपुर में मीडिया से उनके रिश्तों में तलखियों की भी चर्चाएं पंचम तल तक है, और पंचम तल के सूत्र बता रहे हैं कि चारू निगम को मैटरनिटी के चलते यूपी 112 भेजा गया है। जाहिर है एसपी की कुर्सी के साथ साथ रोज का तनाव, दौड़ भाग और तमाम तरह के दबाव भी मिलते हैं। लेकिन सिग्नेचर बिल्डिंग के सूत्र बता रहे हैं कि वो प्रेगनेंसी के बाद भी कुर्सी पर बनी रहना चाहती थी। ऐसे में 9 अफसरों की सूची में उनकी विदाई को भी महज सामान्य तबादला मानना आसान नहीं है। इस तबादले में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा उन अफसरों की है जिन्हें हाल में प्रमोशन मिला है। बाराबंकी में तैनात विकास चंद्र त्रिपाठी को संभल जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिले की कमान मिली है। विकास चंद्र त्रिपाठी ने लखनऊ में लंबी पारी खेली। डीजीपी से लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई सीनियर अफसरों की गुड लिस्ट में उनका नाम शामिल है। वो जितने कूल अफसर हैं, एक्शन के मामले में उतने ही सख्त भी हैं। संभल ऐसा जिला है जिस पर सरकार की या कहें सीधे मुख्यमंत्री की सीधी नजर रहती है। ऐसे जिले में पोस्टिंग किसी भी प्रमोटी अफसर के लिए बड़ा मौका मानी जाती है। दूसरे प्रमोटी अफसर मार्तंड प्रकाश सिंह को बलरामपुर की जिम्मेदारी मिली है। उनके परिवार की राजनीतिक सक्रियता, मठ से नजदीकियां और स्थानीय सियासी हलकों से अच्छे संबंधों की चर्चा लंबे समय से होती रही है। अब उन्हें जिले की कप्तानी मिलना इन चर्चाओं को फिर हवा दे रहा है। हालांकि किसी पोस्टिंग को सिर्फ राजनीतिक रिश्तों का नतीजा मानना उचित नहीं होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में समीकरणों की चर्चा को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। संभल के एसपी के बिश्नोई, वो भी इस फेरबदल में फायदे में नजर आ रहे हैं।
पंचम तल के सूत्र बताते हैं कि उनकी इच्छा पश्चिम के किसी बड़े जिले की कप्तानी की थी और इसके लिए उन्होंने तमाम कोशिशें भी की। उन्हें बिजनौर जैसा महत्वपूर्ण जिला मिला है, यानी संभल की संवेदनशील कुर्सी से निकलकर पश्चिमी यूपी के एक बड़े जिले की कप्तानी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अविनाश पांडे के बाद मेरठ की कमान किसे मिलेगी, और जो जवाब आया उसने सबको हैरान कर दिया। झांसी के एसएसपी BBGTS मूर्ति। मेरठ उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जिलों में गिना जाता है। वहां दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई हमेशा चलती है और चुनाव के चलते वहां ऐसे अफसर की तैनाती करनी थी जो कास्ट न्यूट्रल हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक समीकरण और कानून व्यवस्था, तीनों लिहाज से मेरठ की पोस्टिंग किसी भी IPS के कैरियर में इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और BBGTS साउथ इंडियन है, दलित भी है, वहां के समीकरण के हिसाब से बिल्कुल फिट है। BBGTS की जगह झांसी भेजे गए IPS विकास कुमार, उन पर भी नजर डालना जरूरी है। उन्हें IPS लॉबी में साइलेंट अफसर माना जाता है। छक्के चौके लगाने के बजाय एक एक रन लेकर सेंचुरी बनाने वाला अफसर। सुर्खियों में नहीं रहते, लेकिन तबादलों की हर सूची में एक जिले से दूसरे जिले में वो अपनी जगह बनाए रखते हैं। विकास कुमार फर्रुखाबाद रहे, फिर बलरामपुर आए और अब उन्हें झांसी जैसे महत्वपूर्ण जिले की कप्तानी सौंपी गई है। 9 IPS अफसरों की यह सूची एक और बड़ा संदेश देती है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर सख्ती को हमेशा समर्थन मिला है, लेकिन अफसरों का व्यवहार और सार्वजनिक कार्यशैली भी अब उतनी ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। अविनाश पांडे और चारू निगम के तबादले को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। दोनों के मामलों में उनके काम से ज्यादा उनकी कार्यशैली और व्यवहार चर्चा में रहे। वहीं दूसरी तरफ विकास चंद्र त्रिपाठी, मार्तंड प्रकाश सिंह, कृष्ण कुमार बिश्नोई जैसे अफसरों को महत्वपूर्ण जिलों की कमान देकर सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि परफॉर्मेंस, भरोसा और प्रशासनिक समीकरण तीनों का संतुलन पोस्टिंग में अहम है। कुल मिलाकर 9 IPS अफसरों के तबादलों की इस सूची में सिर्फ 9 नाम नहीं बदले हैं। पुलिस मुख्यालय से लेकर जिलों तक यह संदेश गया है कि कप्तानी सिर्फ वर्दी की ताकत नहीं, सरकार के भरोसे की कुर्सी भी है। और इस कुर्सी पर बने रहने के लिए टेम्परामेंट से ज्यादा जरूरी है ट्यूनिंग। तो फिलहाल आज के पंचम तल में इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए आज की खबर।